अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात में सजाओं और नाअहलियों का शिकार तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और तहरीक इंसाफ पर जोर दिया है कि पार्लियामेंट में रहकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करे। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने इमरान खान से जेल में मुलाकात ना होने पर कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट का ऐलान किया, तो इस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI अरकान असम्बली को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह मामला उठाते हुए कहा कि कोई भी कैदी स्मगलर हो, डाकू हो, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो, वो मुलाकात कर सकता है, मगर इमरान खान के साथ उनकी बहनें और हम मुलाकात ना करें, ये नाकाबिल कबूल है। हम इस 1 पॉइंट एजेंडा पर ऐवान से वॉकआउट करते हैं। हर कैदी, वो स्मगलर हो, वो डाकू हो, वो बदमाश, जिस भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहा हो, वो मुलाकात कर सकता है। लेकिन इमरान खान के साथ उसकी बहनें मुलाकात ना करे, हम मुलाकात ना करें, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए आज हम इस 1 पॉइंट एजेंडा पे एहतजाज करते हैं और इस हाउस का हम वॉकआउट करते हैं। आपसे तवक्कुल रखते हैं कि कम से कम आप इस हाउस की प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करें। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने रिमार्क्स देते हुए मुज़ाकरात में सहूलत देने की ऑफर कर दी। बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूं। हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का ये जो ग्रैंड जिरगा मुझे नहीं समझ आती। ये ग्रैंड जिरगा है मेरा, ये ग्रैंड जिरगा और सेनेट ग्रैंड जिरगा है हमारा, यहाँ पे बात करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा कि हम लोग हर वक्त हाजिर हैं, सियासत का हुस्न ही बैठ कर बात करने में है, झगड़ा करने से चीज़ें मज़ीद पेचीदा हो जाती हैं। जो बात स्पीकर साहब ने कही है मैं उसकी तायद करता हूँ। हम लोग हर वक्त हाजिर हैं, आप आके बैठे। स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस बाबत में कोई 2 दोस्त इधर से, 2 हमारी तरफ से, नवीद कमर साहब हैं, हम लोग हैं, तलाल बैठे हुए हैं, जो आप मुनासिब समझे बैठ के बात देखें। मैं बार बार कहता हूँ कि सियासत का हुस्न ही बैठ के बात करने में है, डायलॉग में है, मामले को सुलझाने में है। झगड़ा करने से या उस तरह से चीज़ें जो हैं और कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो इधर पेशावर में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हमने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन मुज़ाकरात करवाने वाले एक मुलाकात तक नहीं करवा सकते। अब वक्त है ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो, ये ज्यादतियां रुक जाए, ये डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शनों का जो सीजन है ये खत्म हो। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा अब भी होश के नाहुन ले, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं, इसका मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। को डायलॉग होने चाहिए थी। डायलॉग सियासी मसाइल का हल, सियासी हल निकालने में होता है अगर मसाइल है। हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी डायलॉग करो। लेकिन डायलॉग कराने वाले जिन्होंने कहा था एक मुलाकात खान साहब से नहीं की, आज भी खान साहब के साथ लीडर की मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिलीज़ की मुलाकात नहीं हो सकती, अनरिस्ट्रिक्टेड वकला की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी, अल्लाह करे कोई तरीका निकला। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के करीब नाके पर रोके जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जेल के बाहर बैठेंगे, आज हमने यहाँ से नहीं उठना, अगर हम हर दफ़ा उठकर वापस चले जाएंगे तो ये हर दफ़ा हमारे साथ यही करेंगे। आप हमें मुलाकात किस लिए नहीं करने दे रहे हैं? हम यहाँ जेल के बाहर बैठेंगे क्योंकि बहुत हद हो गई है, कई महीने हो गए हैं। ये इमरान खान को, किसी को, फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, लॉयर्स को नहीं मिलने दे रहे। आज हमने यहाँ से नहीं उठना। अगर हम ये हर दफ़ा उठ के वापस चले जाते हैं तो ये हमारे साथ हर दफ़ा यही करेंगे और हमें इमरान खान को हमारे से मुलाकात नहीं करने देंगे। इससे आज हम इधर ही बैठेंगे। और फिर इमरान खान की बहनें वहीं बैठी रहीं और उसके बाद पुलिस उन्हें तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज रवाना हो गई। नहीं ऐसे कैसे हमारी लेडी कांस्टेबल पीछे बैठेगी, हमारी लेडी कांस्टेबल बैठेगी बस। नहीं कोई प्लीज
पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, जबकि धागल नाके पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। शब्बीर डार, पहले आप बताइएगा, आज एक दफ़ा फिर मुलाकात का दिन मिलने नहीं दिया गया, उन्होंने धरना दिया और फिर पुलिस ने तहवील में ले लिया। जी शाहजेब साहब, आज चूँकि मंगल का दिन था और मंगल के रोज़ फैमिली और वकला रहनुमाओं की मुलाकात का दिन होता है, इस हवाले से अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन नौरीन नियाजी अडियाला जेल करीबन 2 बजे पहुँचे और सलमान अकमर राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा, ज़हीर अब्बास चौधरी, दीगर वकला जिनके नाम फहरिस्त में शामिल थे वो भी यहाँ पहुँचे, सिवाय बैरिस्टर गौर खान के, उनका नाम लिस्ट में शामिल था लेकिन वो आज नहीं आए। 2 बजे से लेकर अब से थोड़ी देर पहले 9 बजे तक अलीमा खान यहाँ पर धरना दिए बैठी। बीच में उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश करने की कि अडियाला जेल वो पैदल मार्च करें, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया और उनको अडियाला जेल की तरफ जाने नहीं दिया गया। उसके बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बताया कि आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे और वो 9 बजे तक यहीं दागल नाके पर, ये अडियाला जेल से करीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये नाका है, यहाँ पर उनको रोका गया था और वो 6 से 7 घंटे तक यहीं धरना दिए बैठे। इस दौरान पुलिस हुकाम की जानिब से उनसे दरख्वास्त भी की गई कि दफ़ा 144 नाफिज है, सिक्योरिटी का मसला है, 14 अगस्त भी सामने है, लिहाजा आप मेहरबानी करें यहाँ से चले जाएँ, अगर अगली मुलाकात पर आपकी मुलाकात करा देते हैं। लेकिन अलीमा खान का कहना था कि हर दफ़ा हमें यही कहा जाता है और हर दफ़ा हमें रोका भी जाता है, 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही, 6 हफ्तों से मेरी बहनों की मुलाकात नहीं कराई जा रही, लिहाजा हम आज यहीं बैठेंगे और यहाँ से हम नहीं जाने वाले हैं। 9 बजे तक वो यहीं बैठी रही। इस दौरान हमने देखा कि पुलिस ने यहाँ पर हल्का फुल्का ऑपरेशन भी किया, जिसमें करीबन 9 पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार किए गए, जिनको बाद में छोड़ा गया। लेकिन अलीमा खान अब यहाँ से पुलिस वैन में उनको तहवील में लिया गया है पुलिस की जानिब से। अब पुलिस उनको चक्री इंटरचेंज की तरफ ले गई है। माजी में भी हमने देखा है कि यही प्रैक्टिस रही है, जब भी अलीमा खान यहाँ धरना दिए बैठी तो उनको रात गए यहाँ से पुलिस वैन में चक्री इंटरचेंज मुंतकिल किया गया और वहाँ के बाद में उनको छोड़ा गया। बहुत शुक्रिया। तफसीलात बता रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप बार बार आपकी जमात कहती है आज ही मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, स्पीकर साहब भी बात करते हैं, बहनों तक को तो मिलने नहीं दिया जाता फैमिली की मुलाकात के दिन, तो तहरीक इंसाफ दुरुस्त कहती है, आपसे क्या बात करें जब मुलाकात तक नहीं करने दी जाती? देखें शाहजेब, एक तो मुलाकात का और मुज़ाकरात का आपस में कोई तल्लुक़ नहीं है। मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए और हमें तो ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब जुडिशल कस्टडी में हैं। इससे पहले जब भी उनको किताबों की ज़रूरत पड़ी या कोई और सहूलत लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा ऐसा ही रहा है कि वो एप्लीकेशन उन्होंने दी हाई कोर्ट में और वहाँ से उनको मुतअद्दिद सहूलतें जो है वो मिली, बल्कि ऐसी सहूलतें भी मिली कि जिनके मुतल्लिक़ बाद में फिर जो है वो मीडिया में भी आता रहा कि जी देसी मुर्गी, देसी घी और जी एक्सरसाइज के लिए जनाब साइकिल, फ़लाँ चीज़। तो मामला ये है कि ये इन्होंने दोबारा वहाँ पे एप्लीकेशन दी, फिर ये 6 बंदों की लिस्ट कौन देगा, कैसे देगा, मुलाकात होगी। अगर वहाँ पे कोई इशू हो रहा है तो ये क्यों नहीं दोबारा जो है वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन देते या पिटीशन करते हाई कोर्ट में और वहाँ पे उसको, मगर साहब जब अदालत ने अहकामात दिए हैं, को बुला लिया जाए। साहब जब अदालत ने अहकामात दिए हैं तो आप लोग क्यों उस पर अमल नहीं करते? वो माजी में मुलाकात ना करवाने पर कंटेम्प्ट के लिए भी रुजू कर चुकी हैं। अदालत अहकामात दे, हुकूमत अमल ना करे, फिर तहरीक इंसाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दे। अदालत ने अहकामात दिए हैं तो हुकूमत क्यों नहीं अमल करती? देखें शाहजेब, मैंने ख़ुद भी इस सिलसिले में बात की है। जेल हुकाम का मौक़िफ़ बिल्कुल अदरवाइज़ है। वो कहते हैं कि हम हर तरह से जो है वो सहूलत देने को तैयार हैं, मुलाकात के लिए भी जो अदालत ने हुक्म दिया उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये इस मकसद के लिए कि वहाँ पे मीडिया जो है वो वहाँ पे जमा हो और कोई ना कोई वहाँ पे ऐसा मामला हो कि वो मीडिया में जो है वो ख़बर पकड़े, फ्लैश हो, तो उस मकसद के लिए भी ये चीज़ें जो है वो की जाती हैं। अगर मगर राज साहब देखिए, हमने रिपोर्टर से अमल नहीं कर रहे तो उनको क्यों नहीं अदालत में बुला लिया जाता? साहब रिपोर्टर से यानी अगर रिपोर्ट किया ही क्रिएट करना है
नहीं साहब, अगर उन्होंने अगर मसला है कि पुलिस ने उन्हें रोका है आज, ऐसा नहीं कि उनका मकसद, अगर पुलिस जाने देती वो मुलाकात कर लेते, पुलिस ने रोका है जिसके बाद उन्होंने धरना दिया है, पुलिस ने नाका लगाया है और नाके पे उनको रोका है। आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं करने दी है फैमिली को। देखे शाहजेब पुलिस ने क्यों रोका है, वहाँ पे क्या सूरत पेश आई, इस मामले में एक मौक़िफ़ तो हमारे सामने है, लेकिन अगर तो ये मीडिया इवेंट बनाना था तो उसकी तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर पुलिस ने गलत रोका, मुलाकात आज करने नहीं दी गई, अदालत की तरफ से हुक्म था, तो ये सुबह क्यों पिटीशन दायर करें और सुप्रिटेंडेंट को वहाँ पे बुला लिया जाए। मतलब अदालत ज़ाहिर अहकाम दे चुकी है, कट टेप के हवाले से भी है या नहीं रोका, तहरीक इंसाफ कर चुकी है, मगर उसके बावजूद अगर ये नहीं होता, आप जब कहते हैं कि मीडिया का वो बनाना था, तो मीडिया का तो इसलिए बनाना कि रोका। अगर आज मुलाकात कर लेते, मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर लेते ज़्यादा, और क्या होना था? क्या या इस बात का डर था हुकूमत को कि 14 अगस्त पे जो एहतजाज के हवाले से इमरान खान जो अहकाम देंगे वो पार्टी पे आके बाहर ना पता चलें, इसलिए रोका गया उन्हें? देखिए शाहजेब, एग्जेक्टिव कंसिडरेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन वो प्रीवेल हो सकती हैं, लेकिन क्या ये इमरान खान साहब के लिए लाजमी है कि उन्होंने जेल में बैठ के ही जो है वो तमाम जो है वो तहरीक को जो है वो वहाँ से बैठ के उन्होंने उसको लीड करना है, वायलेंस जो है वो उसको करवाना है, और फिर बाद में अगर वायलेंस हो जाए तो फिर कहना कि जी इससे तो PTI का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये 9 मई के जिन केसेस के फैसले हो रहे हैं, तो उसमें अब कहा जा रहा है ना कि जी ये लोग तो वहाँ पे थे नहीं, तो इनको क्यों सज़ाएं दी जा रही हैं। भाई जब आप जहन साजी करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को कॉल देंगे, तो फिर उसके बाद अगर कोई वाक़या होगा तो फिर लीडरशिप किस तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो बेसिकली राना साहब, आपको इस वक्त ये, जब आप ये कहते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा, जब आप भी कह रहे हो चाहिए, उसके बावजूद मुलाकात ना हो, तो फिर तहरीक इंसाफ आपसे मुज़ाकरात करके क्या करे? आपके इख्तियार में है क्या? नहीं देखें, मामला ये कि ये बात तो एक यानी सपोज की जाती है ना। उन्होंने अगर बातचीत करनी है तो क्या उन्होंने मुलाकात के ऊपर ही हमारे साथ सारी बात करनी है? अगर वो सिर्फ मुलाकात के मसले को हल करना चाहते हैं और यही एक मसला रह गया है उनके लिए, PTI के लिए, तो फिर चले आए इसी के ऊपर बात कर लें। मतलब वो वॉकआउट कर रहे हैं असेंबली से। अगर उन्होंने डायलॉग करना है साहब, इस पे बात क्या करें? अदालती अहकामात हैं, मिलना उनका हक है। आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पर मुज़ाकरात पे आगे बढ़ने के लिए आप मुलाकात करा दें। सुन लें, देखें यहीं से फिर हम समझते हैं कि ये मीडिया इवेंट क्रिएट करने के लिए जो है ना वो किया जाता है। आप मुझे बताएं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ये कहा कि आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर चैम्बर में चले जाएं, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, आए बैठें बात करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, वहाँ ये मुलाकात से शुरू कर देते बात। ये कहते जी ठीक है जी, आएँ चलें बैठते हैं, वहाँ पे मुलाकात से शुरू कर लेते बात। राज साहब, उसमें मसला है ना, अब उसमें मसला ये है कि पार्टी का कोई भी रुकन आगे बढ़ना ही नहीं चाहता इमरान खान साहब के अहकामात के बगैर, और आपको भी अगर मुज़ाकरात करने हैं, आप मुज़ाकरात कर लेंगे, और अगर इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया तो मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या है? तो उन्हें मिलकर कॉन्फिडेंस में लेने दें इमरान खान साहब को, उनके अहकामात लेने दें इमरान खान साहब से। आपने असल मसले की जो है वो निशानदेही कर दी है। इस जमात में ना कोई लीडर है, ना कोई अहदेदार है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा किसी बंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी बंदे की कोई राय नहीं है। कोई बंदा जो है वो किसी मामले के ऊपर जो है वो कोई बात करने के कर सकता है, ना उसकी कोई पोजीशन है। तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर यही कुछ ही होगा, ये जिस किस्म का जो आपकी इस बात से नॉन इशू जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ज़ाहिर अब आपकी इस बात में वजन है, और पार्टी के रहनुमा खुद ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे होते हैं, और ज़ाहिर वो डरते हैं कि सोशल मीडिया में अगर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा या फिर जो है वो पार्टी के अंदर उन पर शक किया जाएगा, तो आप सियासी लोगों को, जो सियासी लोग हैं, आप खुद सियासी आदमी हैं, आप उन्हें इस बात से क्यों महरूम कर रहे हैं, अगर वो इस बात से डरते भी हैं कोई कदम उठाने से पहले कि वो जाके इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में ले लें और उनके अहकामात के तहत आपसे मुज़ाकरात कर लें? नहीं देखें, ये कब हमने उनको कहा है कि वो अगर 5 अगस्त को जो है वो यौम इस्तिसाल कश्मीर की बजाय उन्होंने एहतजाज करना है, अगर वो
5 के बाद 14 को एहतजाज करना है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन, सारे मामला जो है वो पहुंच जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें, सारे मैसेज जो है वो आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो एक स्पेशल इजाज़त ली है। लेकिन अगर स्पेशल इजाज़त की भी ज़रूरत है, चलो उसके ऊपर आए, बैठे बात करें। राजा साहब मुझे बताइए, राजा साहब आपने एक बार नहीं, हमारे पास तो यही है कि उनको इजाज़त है और वो इसको मीडिया इवेंट बनाने के लिए जो है वो कोई ना कोई बहाना और कोई ना कोई वहाँ पे हंगामा जो है वो खड़ा। अच्छा राजा साहब ये बताइए, आपने ज़ाहिर एक दफ़ा नहीं, आपने अपने पूरे सियासी करियर में मुतअद्दिद दफ़ा बहुत मुश्किल टाइम देखा है, टॉर्चर बर्दाश्त किया है। इमरान खान साहब के दौर में तो आप पर वो मुकदमा बना जिसको कि मौत की सज़ा हो सकती थी, इंतहाई झूठा मुकदमा बना। आज खुद तहरीक इंसाफ उसे ओन नहीं करती, मगर आपने ये भी देखा है बार बार टफ टाइम देखने के बाद कि हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है। तो ये तहरीक इंसाफ का वक्त गुजर नहीं जाएगा और आपको लगता है जिस तरह आज तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ की गई बातें नहीं डिफेंड कर पाती, आप इन चीज़ों को डिफेंड कर पाएंगे? नहीं, देखें, हम तो आज भी इन चीज़ों को इस तरह से डिफेंड नहीं करना चाहते। हम तो आज भी चाहते हैं कि भाई अगर कोई मुश्किल है तो आए, बैठे, बात करें, बताएं कौन सी मुश्किल है। आप देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको यानी एक बार नहीं, पिछले 2 माह में 3 दफ़ा कोई मैसेज नहीं भेजा या कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं किया, खुद जाके उनकी सीट्स के ऊपर जाके उनको कहा कि आए, बैठें, हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इश्यूज़ को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा और क्या ऑफर हो सकती है? अच्छा, फिर आगे क्या है? आपको लगता है सब ऐसे ही चल सकता है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब क्या 2 साल उनको जेल में हो गए और लंबा अरसा जेल में रहे, उन्हें मुलाकात ना करनी दी जाए, पार्टी पर क्रैकडाउन भी है, उनके खिलाफ फैसले भी आए, उनके अरकान भी डिस्क्वालीफाई हों, ये ऐसे ही चल सकता है आपके ख्याल? नहीं शाहजेब, अब क्या ख्याल है कि एक जुर्म हो और उस जुर्म के बाद जो है वो केस चले और उसके बाद मुलज़म बरी हो तो फिर ही इंसाफ होता है। अगर सज़ा हो तो फिर इंसाफ नहीं होता। मगर साहब अगर जुर्म के हवाले से लोगों को पिक एंड चूज किया जाए, जो पार्टी छोड़ दे उन्हें छोड़ दिया जाए, जो ना छोड़े उन्हें सज़ा दी जाए, फैसले क्यों नहीं हो रहे? तो इंसाफ पर सवाल उठता है। फैसले हो रहे हैं तो अगर सज़ा हो गई है तो ये इंसाफ नहीं है। राजा पिक एंड चूज करके हो रही है ना सजाएं। राजा पिक एंड चूज करके सजाएं हो रही हैं। जिन पर शुरू में इल्जाम लगा उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो अपील का हक हासिल है ना, अपील का हक हासिल है। हमारे खिलाफ भी जब सज़ाएँ अनाउंस होती रही हैं, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सज़ाएँ अनाउंस हुई है तो अपील में ही जाके रिलीफ मिला है ना। वो अपील का हक जो है वो ख़त्म तो नहीं कर दिया गया। मतलब आपके यहाँ जब आप लोगों को सजाएं नहीं भी होती थी और दायरा आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता था नैब की तरफ से, अगर लोअर कोर्ट से ज़मानतें मुस्तरद होती थी, हाई कोर्ट का एक फोरम रहता था, आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ के लिए वो फोरम भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं है? इस वक्त जो जुडिशरी है उस पर भी सवाल ज़्यादा उठता है। पहले लोअर कोर्ट्स मैनेज होती थी, हाई कोर्ट्स भी किसी न किसी सतह पर मैनेज होती थी, मगर कहीं ना कहीं से रिलीफ का एक ऑप्शन रहता था। शाहजेब अगर फिर इन बातों में जाए, यहाँ पे तो चीफ़ जस्टिस जो है वो मैनेज होते रहे हैं। चीफ़ जस्टिस साहबान के जो है वो रिमार्क्स आपके सामने हैं, उनकी निजी टेलीफोनिक गुफ्तगुएँ जो है वो सामने हैं। क्या वो कहते रहे हैं? वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत में किसको कह रहे थे कि जो उसको ठोकना है? यानी ये सारी चीज़ें जो है वो अब भूल तो ना जाएं वो। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ इंसाफ को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। मौक़िफ़ के लिए उनका जवाब नहीं आया है। प्रोग्राम लाइव है, ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। भारतीय अपोजिशन गुज़िश्ता आम इंतख़ाबात में मुबैना वोट चोरी के बड़े स्कैंडल को बुनियाद बनाकर नवंबर में होने वाले बिहार के रियासती इलेक्शन में भी वोट चोरी के खदशात जाहिर कर रही है। मुतनाज़ वोटर लिस्टों में कई तरह की बेज़ाब्तियों को सामने लाकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानियां बना रही है और इसी मामले पर एहतजाज में दिन ब दिन तेज़ी ला रही है। भारत में अपोजिशन अलायंस की क़यादत गुज़िश्ता 2 दिन से इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत के खिलाफ भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कर रही है। सोशल मीडिया पर वोट चोर सरकार की मीम्स शेयर कर रही है। कल इसी एहतजाज के दौरान दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत अपोजिशन की क़यादत को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन भारतीय अपोजिशन आज भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज करती नजर आई। इस एहतजाज में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन भी शरीक थे। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ये नारा लगाते रहे कि वोट चोर गद्दी छोड़।
इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस के यूथ विंग ने वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज को रोकने के लिए पकड़ धकड़ भी की। हत्या की जा रही है, वो बेहद निंदनीय है। हम भारत के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। कांग्रेस की सेक्रेटरी जनरल प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी बता चुके हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम और पते दर्ज हैं। इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जबकि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि वन मैन वन वोट यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, जो उसने पूरी नहीं की। राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक पहली दफा वोट डालने वाली 124 साला मिंता देवी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे और अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। मिंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। बिहार की मिंता देवी के हवाले से तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की नई वोटर लिस्टों में सामने आया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद मुतनाज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR के तहत बिहार में 25 जून से 26 जुलाई तक वोटर लिस्टों पर नजरसानी की थी और फिर कुछ दिन पहले नजरसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी थी, जिसके बाद से अपोजिशन ये निशानदही कर रही है कि इन नजरसानी शुदा वोटर लिस्टों में मुतअद्दिद बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, जिनमें एक ही वोटर के मुतअद्दिद इंदराज शामिल हैं। इसी तरह वोटर लिस्टों में कसीर तादाद में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो वफात पा चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा। साथ ही बहुत से लोगों के नाम और तस्वीरें भी दुरुस्त नहीं हैं। अपोजिशन के इल्ज़ामात के मुताबिक बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से हज़ारों वोट हज़फ किए गए हैं क्योंकि ये वोट बीजेपी को नहीं पड़ते थे। साथ ही कुछ जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दिया गया है। भारतीय अपोजिशन के मुताबिक मुतनाज़े SIR के तहत वोटर लिस्टों में तब्दीलियां करके ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि बिहार में बीजेपी को शिकस्त से बचाया जा सके। और 124 साला मिंता देवी का केस इस वोट चोरी की वाज़ेह मिसाल है। आज अपोजिशन जमातें जब पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रही थी तो प्रियंका गांधी अपोजिशन अरकान ने मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी-शर्ट्स पहनी हुई थी जिनमें 124 नॉट आउट भी लिखा हुआ था। इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक मिंता देवी की तारीख पैदाइश सन 1900 है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में एक नया और अजीब व गरीब मामला सामने आया है, जहां एक 124 साल की खातून वोटर हैं। मिंता देवी नामी खातून पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुई हैं। ये एक नए तरीके का फ्रॉड है जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से किया गया है। सोचिए, ये सब SIR के बाद हुआ है। कांग्रेस ने मिंता देवी के हवाले से एक वीडियो भी पोस्ट की है। मगर ये तनाज़ा खड़ा होने के बाद भारतीय न्यूज़ चैनल NDTV ने फैक्ट चेक करते हुए इसे टाइपो की गलती करार दिया और दावा किया कि मिंता देवी की असल तारीख़ पैदाइश 1990 है। उनकी उम्र 34 साल है। उन्होंने ऑनलाइन इंदराज करते हुए 190 की बजाय तारीख़ पैदाइश गलती से 1900 लिख दी थी। उसे अब दुरुस्त कर लिया जाएगा। NDTV के मुताबिक मिंता देवी की अपनी गलती की वजह से वोटर लिस्ट में उनकी उम्र का गलत इंदराज किया गया। कल BBC में गीता पांडे की रिपोर्ट में बिहार में अपोजिशन इत्तेहाद राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा शिवानंद तिवारी ने उल्टा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया था कि SIR के तहत नई फहरिस्तें बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजे गए कई अफसरान तरबियत याफ्ता ही नहीं थे और यहाँ तक कि वो फॉर्म अपलोड करने का तरीका भी नहीं जानते थे। और ज़्यादातर देहात में हमारे कारकुनों ने बताया कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो आमतौर पर मकामी स्कूल के उस्ताद होते हैं वो घर घर नहीं पहुँचे। बिहार के इस अहम इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म मोदी पर अपोजिशन का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट में एहतजाज के साथ साथ कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ वोट चोरी की मुहिम चला रही है, सड़कों पर निकल आई है और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ दीगर रियासतों के केसेस भी शेयर किए हैं। कांग्रेस की एक पोस्ट के मुताबिक
शकुन रानी नामी खातून का वोट महादेवपुरा के एक ही हलके में 3 पोलिंग बूथ पर दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें राहुल गांधी एक छोटे घर की मिसाल दे रहे हैं जिसमें 80 वोट्स रजिस्टर्ड हैं। फिर एक सहाफ़ी उस घर पर पहुंचता है और उस बात की तस्दीक करता है उस घर का मालिक बीजेपी से मुंसलिक है। There are close to 80 voters in a house number 35 according to the voter list. We are trying to do a reality check. आपके घर में कितने लोग हैं? हम 2 और मेरा बच्चा 3। घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग से इधर यहाँ पे? नहीं। आपका ही घर है ना ये? आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे बेंगलुरु में? नहीं। आपका नाम भी नहीं है? आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत की अमेरिका की जाने वाली बरामदात पर 50% तक के टैरिफ लगाने के फैसले के असरात भारतीय मईशत पर पड़ना शुरू हो गए और अब ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि अगर अमेरिका और भारत के दरमियान ट्रेड डील ना हुई तो भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां सदर ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय करेंसी दबाव में है और उसे सहारा देने के लिए भारत के सेंट्रल बैंक को मुदाखलत करनी पड़ रही है, मार्केट में डॉलर बेचने पड़ रहे हैं, वहीं इन टैरिफ की वजह से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंसूबे को भी खतरात से दो चार होने का खदशा जन्म ले रहा है। क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक भारत का अंदाज़ा है कि अमेरिका को बरामद की जाने वाली तकरीबन 55% भारतीय मसनूआत को ट्रंप के टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा, जबकि अमेरिका ने भारत के बरक्स चीन पर आए टैरिफ्स को एक बार फिर 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है, जिससे भारत की चीन का मुतबादिल बनने की ख्वाहिश को भी बड़ा धचका लगेगा। ऐसे में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप के टैरिफ्स मोदी की मेक इन इंडिया ड्राइव को खतरे में डाल रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से भारतीय दरामदात पर 50% से ज़्यादा के सख्त टैरिफ्स का ऐलान करने के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को अपने सरमायाकारों और अमेरिकी क्लाइंट्स की तरफ से घबराहट भरी कॉल्स आने लगी हैं। कपड़े बनाने वाली भारतीय कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो अपना आधा रेवेन्यू अमेरिकी बरामदात से हासिल करती है, और वॉलमार्ट, गैप और एबरक्रॉम्बी एंड फिच जैसे रिटेलर्स को माल फराहम करती है, उनका कहना है कि उनके कस्टमर्स कह रहे हैं कि क्या वो अपनी प्रोडक्शन कहीं और मुंतकिल कर सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवराम गणपति का कहना है कि ये बिल्कुल पागलपन है। 50% टैरिफ पर कोई कारोबार नहीं हो सकता। फिलहाल ब्रांड्स कह रहे हैं कि वो भारत से खरीदारी कम कर देंगे। उनके पास वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका जाने के ऑप्शन मौजूद हैं। भारतीय इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा घबराहट में है क्योंकि अमेरिकी सदर ने 6 अगस्त को भारत की दरामदात पर इजाफी 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो 27 अगस्त से नाफिज हो जाएंगे। और ये 25% की उस ड्यूटी के अलावा हैं जो इस माह के आगाज़ में लगाई गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अगर भारत अमेरिका से कोई मुआहदा ना कर सका तो उसके कुछ अहम सेक्टर्स तबाह हो सकते हैं, जिससे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंसूबे को खतरा लाहक हो जाएगा। क्योंकि मोदी के इस मंसूबे का मकसद भारत को चीन का मुतबादिल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनाना था। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार किया है कि अगर 50% टैरिफ की ये शरह बरकरार रही तो एशिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में पैदा होने वाला बड़ा फ़र्क भारत के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को शदीद नुकसान पहुंचाएगा और कुछ गैर मुल्की सरमायाकार भारत से अपना सरमाया भी निकाल सकते हैं। भारतीय दरामदात पर 50% की ये शरह अमरीकी टैरिफ्स को ब्राज़ील के बराबर और चीन की 30% और वियतनाम की 20% शरह से कहीं ज़्यादा कर देगी। भारतीय शहर इंदौर में कायम वाटर सिस्टम का सामान बनाने वाली कंपनी जश इंजीनियरिंग, जिसकी आमदनी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका से आता है, उसके चेयरमैन प्रतीक पटेल ने तज्जियाकारों को बताया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला टैरिफ्स के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। उन्होंने मजीद कहा कि ये टैरिफ्स उन ऑर्डर्स पर बहुत दबाव डाल रहे हैं जो हम पहले ही अमेरिका से ले चुके हैं। हम अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। नुमेरा के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ्स भारत पर एक तिजारती पाबंदी के मुतरादिफ होंगे जो कम मुनाफे वाले सेक्टर्स में छोटे कारोबारों को तबाह कर सकते हैं और भारत की आलमी सप्लाई नेटवर्क्स में इंटीग्रेट करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नई दिल्ली में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले एक्सपोर्ट सेक्टर्स अपनी अमरीकी फ़रोख्त में 50 से 70% तक की कमी देख सकते हैं, जिनमें कपड़े, जेवरात और कालीन जैसे सेक्टर शामिल हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की नायब सदर और अमेरिका की साबिक डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वेंडी कटलर के मुताबिक ये टैरिफ्स बुनियादी तौर पर अमेरिका आने वाली भारत की ज़्यादातर बरामदात को बंद कर देंगे। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से आयद भारी टैरिफ्स की वजह से भारतीय करेंसी भी दबाव का शिकार है और भारत का सेंट्रल बैंक इस सूरत हाल से निमटने के लिए मार्केट में डॉलर फरोख्त कर रहा है। ब्लूमबर्ग के लिए प्रतिज्ञा वाजपेयी और
भास्कर दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ ज़राए ने बताया है कि भारत के सेंट्रल बैंक ने भारतीय रुपये को सहारा देने के लिए इस महीने मार्केट्स में अमरीकी डॉलर्स फरोख्त किए, क्योंकि भारतीय रुपया अपनी तारीख की कमतरीन सतह तक कमज़ोर हो गया था। इनमें से एक शख्स ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम से कम 5 अरब डॉलर्स मालियत की अमरीकी करेंसी फरोख्त की। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो जनवरी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डॉलर की फरोख्त का ये सबसे बड़ा महीना बन सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते जब अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर सजा भारतीय मसनूआत पर टैरिफ्स को दुगना करके 50% कर दिया, तो भारतीय रुपया 87.89 डॉलर तक गिर गया, जो उसकी तारीख की कमतरीन सतह के करीब है। कमज़ोर करेंसी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और पहले से ही नाजुक मुआशी बहाली पर दबाव डाल सकती है। भारतीय रुपया इस साल 2% से ज़्यादा गिर चुका है, जिससे ये एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसियों में शामिल हो गया है। इस गिरावट का तकरीबन निस्फ हिस्सा पिछले 2 हफ्तों में आया, जब यह वाज़ेह हो गया कि ट्रंप टैरिफ्स बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं। प्राइमरी ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बाजोड़ में कबायली अमायदीन और कलदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो गया है और कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली ने सरकारी ज़राए से खबर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो गया है। बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनतुल खवारिज से इलाका छोड़ने समय 3 मुतालबात किए थे, जिसके जवाब में फितनतुल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि मामून की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है। बाजोड़ में 40,000 से ज़्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके हैं। खबर के मुताबिक खैबर में भी 350 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। इसके अलावा बाजोड़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हसबानुल्लाह ने खबर दी है कि बाजोड़ में सलारजई के लरामदत कौम के ग्रैंड जिरगे ने दहशतगर्दों को पनाह देने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि किसी को अमन ख़राब करने और दहशतगर्दी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जिरगे में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे। अगर किसी ने पनाह दी तो उसे इलाका बदर कर दिया जाएगा और हर सूरत में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। आज इस सूरत हाल पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि बाजोड़ में इस वक्त टारगेटेड कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बाजोड़ में ज्वाइंट और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो रही है। हमने बाजोड़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल बरकरार रखनी है। बाजोड़ में इस वक्त हमारा एक टारगेटेड कार्रवाई चल रही है, जिसमें जहाँ जहाँ पे कोई ऐसे इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए ज्वाइंट इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड और दूसरा एक हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह खैबर में जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है और साउथ में भी जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। कितने मिलिटेंट से बाजोड़ में रिपोर्ट कितने हुए हैं और कोई स्पेसिफिक इलाके में है या मुख्तलिफ इलाकों में बाजोड़? नहीं, नंबर्स उनके इस तरह नहीं कहे जा सकते बिकॉज ऑफ मूविंग है और जाहिर है उसके ऊपर चूँकि इस वक्त वैसे भी कार्रवाई चल रही है तो इसलिए नंबर्स पे को स्पेकुलेट करना मुनासिब नहीं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ ने बाजोड़ में आर्जी तौर पर बेघर होने वाले खानदानों के अदाद शुमार भी बताए हैं। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन आबिद वजीर के मुताबिक 85 सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 6,607 अफराद मुकीम हैं। मुतासरा खानदानों की मजमूई तादाद 991 है। मुतासरा खानदानों में 1497 मर्द, 1552 खवातीन और 3,558 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम कैंप में 334 मुतासरा खानदानों के 2,497 अफराद मौजूद हैं। 10 अगस्त को अरशद अजीज़ मलिक ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की नाकामी की खबर दी थी। खबर के मुताबिक जिरगा अराकीन और तहरीक तालिबान के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 7 दौर हो चुके हैं, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके और बातचीत का अमल नाकामी से 2 4 हो गया। ज़राए के मुताबिक मामून तहसील में इस वक्त कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 1200 से 1300 जंगजू मौजूद हैं, जिनमें लगभग 400 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इन जंगजुओं की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खदशात में नुमाया इजाफा कर दिया है। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन जहरा ने सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने बाजोड़ के कबाइल के सामने 3 नकात रखे। एक तो ये कि खारजियों को, जिनमें ज़्यादा तादाद में अफगानी हैं, बाहर निकालें। दूसरा ये कि अगर खारजियों को नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि फोर्सेज ये काम कर लें। और तीसरा ये कि कबाइल अगर दोनों काम नहीं कर सकते तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नुकसान से बचने की कोशिश करें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर के मुताबिक वज़ीर आला हाउस से जारी होने वाले एलामिया में आज बताया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2 4 करने की कोशिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं, इससे सब मुतासिर हो रहे हैं। शुरू दिन से सूबे में अमन के लिए जिरगों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम को ऑन बोर्ड करना और उनका एतमाद हासिल करना है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी जिस तरह से फैल रही है ये कबूल नहीं। बाजोड़ का मसला मुज़ाकरात से हल करने के लिए जिरगे ने बहुत कोशिशें की। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद
टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से घर बार छोड़ने वालों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन लोगों को बर वक्त सहूलतों की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में आबादी का नुकसान काबिल कबूल नहीं है। वफाक ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। इसके अलावा सूबाई काबीना ने बाजोड़ के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और टारगेटेड कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुतासरा ख़ानदानों को मजीद 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह।